जय हिंद। मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसवीसी पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यह सब पूछी जा चुकी है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो इसका आंसर देखते हैं। एक साइड हमने लिख दिया हूँ श्वसन, दूसरी तरफ श्वासोच्छ्वास। आइए चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। श्वासोच्छ्वास में दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, श्वसन में इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसका अपोजिट आप लोग लिखेंगे कि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, श्वसन में यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन कहाँ होती है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरी तरफ श्वासोच्छ्वास यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। लास्ट पॉइंट है श्वसन का अंतर। तो श्वसन का 5 पॉइंट है कि इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन में क्या होता है? केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है, इसमें ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करती है। क्या करती है? इसमें ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करती है। और श्वसन में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लसिका में अंतर लिखे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अभी तक जितना मैं क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ, जितना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, सब किसी न किसी साल जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रक्त एवं लसिका में अंतर। तो रक्त में पहला पॉइंट हम लोग लिखे, यह लाल रंग का होता है। रक्त कैसा होता है? लाल रंग का होता है। दूसरी तरफ लिखे लसिका में फर्स्ट पॉइंट कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। लसिका का रंग क्या होता है? हल्के पीले रंग का, या उसमें रंगहीन कह सकते हैं, रंग होता ही नहीं, इस तरह की बात है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रक्त में इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। दूसरी तरफ लसिका में क्या लिखा हूँ? तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त में क्या होता है? सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में जो होता है फाइब्रिनोजन नाम नहीं होता है। ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो लसिका में नहीं पाई जाती है। चौथा पॉइंट हमने लिखे है, रक्त में इसमें कणिकाएं होती है। रक्त में क्या होती है? कणिकाएं होती है, लेकिन लसिका में क्या होता है? कणिकाएं नहीं होती है। अगला पॉइंट रक्त का, और रक्त का जो अंतर में लास्ट पॉइंट होगा, यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है। यह क्या, इसका क्या काम है? यह हृदय से अंग तक बहता है और फिर पुनः वापस आ जाता है। लेकिन लसिका का क्या काम है? यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात उत्तक से हृदय की ओर बहता है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका ये रहा कि नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखें। तो नर हार्मोन कौन है, मादा हार्मोन कौन है, उनका नाम जानते हैं, साथ ही साथ उसका कार्य को भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। नर जनन हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजेन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन के विकास में मदद करता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, या यानी अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में पूछते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव
किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। तो यह क्वेश्चन दो तरह से पूछी जाती हैं, लेकिन आंसर जो है एक ही होगा। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हमने लिखा हो कि स्थलीय जीव खुले वातावरण से शोषण की क्रिया करते हैं। स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हुए क्या करते हैं, खुले वायुमंडल से अपना शोषण की क्रिया करते हैं, जहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन इसके विपरीत जलीय जीव जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में कठिनाई होती है। अतः शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मछली, मच्छर, केचुआ, मेंढक, टेडपोल और मनुष्य के मुख्य शोषण अंगों के नाम लिखें। तो आइए इसके शोषण अंगों का नाम जानते हैं। मछली का शोषण अंग होता है गिल्स, या इसी को कहते हैं गलफरा, और केचुआ का शोषण अंग होता है त्वचा। मच्छर का जो शोषण अंग होता है वह ट्रेकिया होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं श्वास नली। यानी छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, जैसे टिड्डा हो गया, ये जितना भी कीट पतंगे होंगे, वो सारा का सारा जो है उसका शोषण अंग जो होता है ट्रेकिया होता है, यानी कि श्वास नली होता है। आइए मेढक की श्वास अंग के बारे में जानते हैं, शोषण अंग के बारे में जानते हैं। मेढक जो है फेफड़ा त्वचा से शोषण करता है। तो मेढक की 3 अवस्थाएं होती है। जानिए कि वह जो है, एक होता है सक्रिय अवस्था में, जो वह मिट्टी के ऊपर होता है, तो उस अवस्था में वह सक्रिय अवस्था में होता है, और उस समय वह सांस लेता है फेफड़ा से। लेकिन जब वह मिट्टी के अंदर रहता है मेढक, तब वह चला जाता है निष्क्रिय अवस्था में, तो उस समय वह सांस लेता है त्वचा से। और एक इनका जो तीसरी अवस्था होता है, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, जिसको हम लोग टेडपोल कहते हैं, या टेडपोल के नाम से जाना जाता है। तो टेडपोल जो है उस समय अपना जो है सांस शोषण अंग उसका जब होता है, जब गिल्स या गलफरा होता है। टेडपोल का शोषण अंग क्या हो जाएगा, गिल्स और गलफरा, और मनुष्य का जो है शोषण अंग फेफड़ा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ओजोन परत के क्षय का कारण लिखें। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण CFC, जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण CFC नामक मानव संश्लेषित रसायन है। इस रसायन का प्रयोग एरोसोल, स्प्रे एवं शीतलक संयंत्रों में अधिक किया जाता है। कुल मिलाकर कहें कूलर, AC, ये सारा चीज़ में क्या प्रयोग किया जाता है, CFC का उपयोग किया जाता है। स्प्रे जो हम लोग करते हैं वो उसमें भी उपयोग किया जाता है। सेंट जो हम लोग लगाते हैं, चाहे फॉग हो, जो भी हो, उसमें भी इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। यह रसायन वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसका अवक्षय करता है, उसके नष्ट करता है। और जैसे ही ओजोन लेयर जो है नष्ट हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा उसमें, तो सूर्य से आने वाली एक घातक किरण जो होती है, पराबैंगनी किरण, जो हमारी त्वचा में कैंसर जैसे बीमारी, त्वचीय कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न कर सकता है। साथ साथ ही हमारी आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी को भी उत्पन्न कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाला विकसित प्राणी है, अतः साधारणतः विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। यानी कि मनुष्य में जो है इसका संरचना जो है बहुत ही जटिल होता है, जिसके लिए विसरण क्रिया द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। कुपिकाओं भित्ति में पाए जाने वाले रक्त का शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसकी कुपिकाएं क्या करती है, रक्त का शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन से मिलकर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह ऑक्सीजन का उपयोग स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर से वह टूटकर क्या हो जाता है, पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कुपिकाओं में छोड़ता है। फेफड़ों के पिचकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकलता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़े से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्षों
में पहुंच पाता। तो जान लीजिए, इसका एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोग को दे रहा हूं कि यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होती तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन जो पहुंचने में समय लगता है वो लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपका यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल एवं खनिज लवण मिट्टी से यानी मृदा से प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? तो क्यों होता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा हमारे शरीर में सांदित होने की क्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। तो अलग अलग साधनों के द्वारा जो हानिकारक रसायन जो हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और वही जो है रसायन हमारे शरीर को सांदित करते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं जैविक आवर्धन कहते हैं। आइए इसके और पॉइंट को देखते हैं। हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, जिसे पौधे जड़ों द्वारा खनिज के साथ ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं पौधों के उपयोग से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा पौधों के लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक आवर्धन का विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 70 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है? डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है या अंतर को बताइए। तो आइए देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन यही नहीं, आपको 12th के एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो इसे आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो आइए फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डीएनए में। इसके एक अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या काफ़ी अधिक होती है। डीएनए में क्या होता है? इसके एक अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या काफ़ी अधिक होती है। दूसरी तरफ हम लोग लिखे हैं आरएनए, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शर्करा होती है। तीसरा पॉइंट, डीएनए में डीएनए अणु द्विलरीय होता है। डीएनए अणु क्या होता है? द्विलरीय होता है, जबकि आरएनए अणु एक लरीय होता है। डीएनए जो होता है द्विलरीय और आरएनए क्या होता है? एक लरीय होता है। चौथा पॉइंट हम लोग डीएनए में जानते हैं कि यह केवल एक रूप में ही मिलता है। डीएनए केवल क्या मिलता है? एक रूप में मिलता है, लेकिन आरएनए जो है 3 रूपों में मिलता है। तो डीएनए का लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह आनुवांशिक गुणों के वंशागत होने की नियंत्रित करते हैं। और यह आरएनए क्या काम करता है? यह कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने का नियंत्रण करता है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप क्या करना है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाए, ताकि वो भी अपनी बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।